नमस्कार साथियों, बाल अधिकार चर्चा में पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल, केयर विलेज फाउंडेशन से। साथियों, पूरी दिल्ली में G20 सम्मेलन चल रहा है और ये भारत के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। और हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वह विषय भी अपने आप में इस विषय से, डेवलपमेंट के विषय से, विकास के विषय से जुड़ा हुआ मुद्दा है, क्योंकि हम बच्चों की बात कर रहे हैं और बच्चे इस देश का भविष्य होते हैं। और चाहे वो सतत विकास की बात हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात हो, उन सब का रिलेशन कहीं न कहीं ये आने वाली पीढ़ी, जो ये बच्चे हैं, कल यही इस देश का भविष्य होते हैं, ये युवा होते हैं, जो प्रौढ़ होते हैं। और देश की कमान बागडोर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, व्यापार का क्षेत्र हो, समाज सेवा का क्षेत्र हो, न्यायपालिका का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में ये बच्चे प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि मैं स्वयं भी एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का सदस्य रहा हूं। उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश के बलिया ज़िले का मैं जे बोर्ड का सदस्य रहा हूँ। और साथियों, जब मैं बोर्ड में गया था तो लगभग 1000 पत्रावलियाँ लंबित थी। और आप सभी जानते होंगे कि बोर्ड की शक्तियों का वर्णन मैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत 2021 के अमेंडमेंट के ही समय मैं बोर्ड का हिस्सा था, जब इस बच्चों के संबंधित कानून में कुछ और संशोधन हुए, कुछ और चीज़ें बच्चों के हित में जोड़ी गई। और जब मैं पहुंचा, क्योंकि मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूं और बच्चों के साथ हम लोगों ने भावनात्मक रूप से उनकी शिक्षा, चिकित्सा, बच्चों के मनोविज्ञान के संबंध में हम लोगों ने कार्य किया था। हम बच्चों की जो ज़रूरतें हैं, बच्चों की जो स्थितियाँ हैं, उससे वाकिफ़। लेकिन कानून का अनुभव नहीं था और कानूनी कार्य का अनुभव नहीं था। हमें जाते ही जब ये पत्रावलियाँ मिली और धीरे धीरे जो बोर्ड के और स्टाफ थे और साथी थे, उनका अच्छा सहयोग मिला और हम कार्य को देखते रहे और सीखते रहे और समझते रहे। कुछ जे इंडिया का एक ग्रुप था, उसमें भी हमें बहुत ग्रुप के तहत जानकारियाँ मिलती रहती थी। तो चाहे मैं आपसे जो बच्चों के बेल से लेके, बच्चों के प्रोडक्शन से लेके और SGPU की बात कर रहा हूँ, और आप सब वाकिफ़ होंगे कि इस समय मिशन वात्सल्य तक हम पहुँच गए। जो CNCP की बात होती थी, ICPS के तहत होते होते हम लोग 10 साल में आज मिशन वात्सल्य की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये कहते हुए मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हम मिशन वात्सल्य क्यों किए और किस लिए बना। आज मिशन वात्सल्य को देखने में मुझे पुलिस की भूमिका मिशन वात्सल्य में कहीं भी दिखाई नहीं दे पाती कि उसका वर्णन किस प्रकार से है और कहाँ है। और जो विशेष किशोर पुलिस है, उसे पर्याप्त संसाधन नहीं है कि वो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन करे और इस एक्ट का कैसे इम्प्लीमेंटेशन करे। इसलिए भी बोर्ड की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है। और एज ए बोर्ड सदस्य मैंने पाया कि कब फाइलों में जुवेनाइल्स के ऊपर 81-82 हो जाता था, कब उनके ऊपर और उनके अभिभावक के ऊपर NDW हो जाता था, कब प्राचीन पत्रावलियों के नाम पे प्रक्रिया जे एक्ट की कहाँ रह जाती थी, जो सेक्शंस हैं, जो रूल्स हैं। और जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, 1000 लंबित मामले थे और एक बोर्ड कार्य करता था और अच्छा कार्य करता रहा, सबका सहयोग रहा। और हमने पत्रावलियों का अवलोकन किया और जो अपराध की प्रवृत्ति है, जैसा कि जो पुराने मामले थे और सामान्य अपराध थे, उन्हें प्रक्रिया को अपनाते हुए समाप्त किया गया। और जो गंभीर अपराध थे, जघन्य अपराध थे, उन मामलों का जो
प्रोबेशन के अनुसार और बोर्ड की और जे एक्ट के अनुसार जो प्रक्रिया थी उसे अपनाई गई। लेकिन मैंने ये पाया कि एज ए मेंबर बोर्ड की पत्रावलियों को जिस प्रकार से प्रधान मजिस्ट्रेट द्वारा अपने आवास पे मंगाना, उनका जो भी व्यक्तिगत कारण रहा है, क्योंकि हम लोगों की कानून में कम समझ है, तो हो सकता है कि वो कोई कानूनी प्रक्रिया हो तो उसको वो घर पे मंगा के देखते होंगे, समझते होंगे। और उन फाइलों में बिना सदस्यों के परामर्श के आदेश करना, फैसले लेना स्वयं अकेले, ये मुझे बड़ा आश्चर्यजनक लगता है। लेकिन तालमेल, और आप समझ सकते हैं कि ये एक ऐसा कार्य होता है और हमारे लिए न्याय से संबंधित कार्य नए कार्य थे, तो हम लोग इसे धीरे धीरे समझते रहे और देखते रहे। और देखते देखते जे एक्ट की जो प्रक्रिया और जे बोर्ड का, चाहे हम जुवेनाइल जस्टिस फंड की बात करते थे, चाहे NCPCR द्वारा जो राष्ट्रीय बाल आयोग है उनके द्वारा समय समय पे जो कार्यशाला का वर्णन है नियम में, अधिनियम में, और राज्य बाल अधिकार आयोग, वो चीज़ें कहीं दिखाई नहीं दी और ना होती हुई प्रतीत हुई। और ना मैंने जो पत्रावलियों का अवलोकन किया तो पहले भी ऐसा हुआ था, वो मुझे उसमें कहीं दिखा नहीं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला जज, जिला अधिकारी से हम लोग कभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के परिसर में बैठ के बात कर पाए। और मैं आपको अपने यहाँ का एक बड़ा एक विचित्र सा वाक़या शेयर करूँगा कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम G20 में चले गए हैं, लेकिन मैं आपको सरप्राइजिंग बताऊंगा कि मेरे ज़िले के और मेरे अपने बोर्ड में शौचालय नहीं था, टॉयलेट नहीं था। और आप आश्चर्य में होंगे कि वहाँ वर्षों से वो बोर्ड, एक दशक से अधिक समय से चल रहा था, और वहाँ न्यायाधीश महोदय, महोदया और बहुत सारे न्यायपालिका के लोग कार्य करते थे, आते थे रेगुलरली। वहाँ महिला सदस्य थी, महिला पेशकार थी, और भी महिला स्टाफ, कोर्ट नाजिर वगैरह आती जाती, और पुलिस SJPU के संबंधित विभाग, कई महिला अधिवक्ता, क्योंकि बार के लोग भी आते थे। और उतनी सशक्त जगह पे मैंने पाया कि कोई भी शौचालय नहीं था। तो साथियों, हम लोगों ने शौचालय के लिए भी वहाँ संघर्ष किया, और हमारे प्रधान मजिस्ट्रेट और हमारे बोर्ड के अन्य सदस्य जो थे, हम लोगों ने स्टाफ के सहयोग से मिलके हम लोगों ने जिलाधिकारी से बात की, और उसके बाद बड़े अथक प्रयासों से वो शौचालय बन पाया। लेकिन आप समझ सकते हैं कि इतने वर्षों तक वो कैसे लोग वहाँ बच्चों को डील करते थे, बच्चों को देखते थे, और बच्चे आते थे। आश्चर्य था कि वो बच्चे थे, लड़के थे, लड़कियाँ थीं, उनके अभिभावक भी आते थे। बोर्ड की पूरी सुबह से शाम तक वहाँ बैठक होती थी, महिला सदस्य थी, महिला प्रधान मजिस्ट्रेट भी थी, पुरुष प्रधान मजिस्ट्रेट भी आए। और दीवार पे, अब मैं खुल के नहीं कहूँगा, लेकिन आप समझ सकते हैं वर्षों तक ये चलता रहा। और 2021 में जब मैं गया, और उसके बाद जो बोर्ड के सदस्य थे, प्रधान मजिस्ट्रेट थे, हम लोगों ने प्रयास किया और वहाँ शौचालय बना। और जो ये 1000 लंबित मामले थे, वो चलते चलते, कार्य करते करते, घटते बढ़ते, रोज़ नए मामले भी आते थे, अपराध की प्रवृत्तियों को होते। लेकिन एकाएक ऐसा हुआ कि सारे ही मामलों में लगभग अब पता नहीं कौन से प्रक्रिया से कन्फेशन स्टार्ट हो गया, और ये कन्फेशन इस स्तर तक पहुंचा कि उन मामलों की संख्या 300 से नीचे आई। और मैं बता दूं कि मैंने इस गंभीरता को और इस बात को समझते हुए माननीय उच्च न्यायालय को एक ईमेल लिखा,
और वह ईमेल निदेशालय को भी मार्क किया और वह ईमेल संबंधित जिला प्रोबेशन अधिकारी डीपीओ महोदय को भी मार्क किया, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। और मुझे लगता है कि माननीय उच्च न्यायालय शायद संज्ञान न ली हो, इसी कारण और भी पदाधिकारियों ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। खैर, मैं इस बात में बहुत नहीं जाता हूँ, सबकी अपनी व्यस्तताएं हैं, सिस्टम है, बहुत बड़े लोग हैं और उन्हें समय नहीं होगा मेरे ईमेल पे संज्ञान लेने का। लेकिन मैं ये अनुरोध करूँगा कि हम सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं और हम इतने बड़े, और ख़ास करके बलिया के बारे में मैं कहूँगा कि वो बहुत ही प्राचीन ज़िला है और वहाँ माननीय लोगों की संख्या और आसपास के जनपदों के तुलना में ज़्यादा है। वहाँ राज्यसभा से भी सांसद हैं, लोकसभा से भी सांसद हैं, वहाँ प्रदेश में भी माननीय मंत्री जी लोग हैं, पहले भी रहे हैं, अब भी हैं। और यह मामला मैंने कई प्रकार से संज्ञान में लाने की कोशिश की, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि जितनी ताकत बोर्ड के पास थी वही उसकी शायद उसके विकास में बाधा भी थी, क्योंकि बोर्ड के साथ डायरेक्ट जिला जज, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रधान मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी महोदय, सबके साथ प्रारूपों में रिपोर्ट्स साझा होती थी, सबके संज्ञान में जाती थी। लेकिन शायद तू मैं तू और कौन के प्रयासों से ना कभी बोर्ड एक्सटेंड हुआ और ना आज तक ऑब्जर्वेशन होम का निर्माण प्रारंभ हो पाया। कई बैठकों में, कई मीटिंगों में फ़ोन के द्वारा लिखकर ऑब्जर्वेशन होम की बोर्ड के द्वारा मांग की गई, लेकिन बहुत ही दुखद है कि आज भी बच्चे दूर जनपद से, एक ऑब्जर्वेशन होम है जिसमें 3-4 ज़िलों के बच्चे रहते हैं और वो 50 किलोमीटर की जो यात्रा है वो कैदियों के वाहन में उनको करना पड़ता है और बच्चे 11 बजे, सुबह 7 बजे, 8 बजे से चल के 11 बजे तक पहुंचते थे जिला मुख्यालय पे और पुनः उनके रिमांड के बाद वो वहाँ से वापस जाते थे। तो आप समझ सकते हैं कि ये 100 किलोमीटर आना जाना उन बच्चों पे कितना भारी होता था, चाहे वो उनके पोषण की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो। और एक और ऐसा वाक़या हुआ जिसका संज्ञान मैंने NCPCR को भी ईमेल के द्वारा और माननीय चेयरमैन NCPCR से मैंने खुद बात भी की। एक बच्चे की आत्महत्या, मैं इसको आत्महत्या इसलिए कह पा रहा हूँ कि मैं बोर्ड पे था और मैंने उस बच्चे को सुना था और इसे प्रथम दृष्टया ही आत्महत्या बना दिया गया। खैर, प्रक्रियात्मक तरीके से उसकी जांच हो रही थी और अब मुझे लगता है कि शायद उसकी जांच कंप्लीट हो गई होगी कि वो मामला हत्या का था या आत्महत्या का था, और था तो क्यों हुआ, क्यों किया उस बच्चे ने ऐसा, इसकी जांच हो रही होगी। और मैं उम्मीद करूंगा कि एक बच्चे की जान गई थी और वह बच्चा हमारे देश का एक सम्मानित नागरिक था और वो हमारी कस्टडी में था, वो सरकार की कस्टडी में था, वो ऑब्जर्वेशन होम में था। उसकी जांच निष्पक्ष होगी और उसमें शामिल जिनकी भी लापरवाही हो उन्हें उचित दंड मिलेगा। लेकिन मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इतने कुछ के बाद भी मनोचिकित्सक का न उपलब्ध रहना और बार बार मेरे द्वारा प्रयास करने के बाद भी, बोर्ड के प्रयासों के बाद भी मनोचिकित्सक न मिलना, ये बड़ा दुर्भाग्य था जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के लिए। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अन्य ज़िलों के लिए भी और आप सभी से ये आग्रह करूँगा, क्योंकि मुझे लगता है सर्विस प्रोवाइडर, NGO, संस्थान, मैं बलिया के भी NGO से, संस्थानों से ये अपील करूँगा कि वो बोर्ड में वॉलेंट्री वर्क, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा मैं अपील करूँगा कि वो पैरालीगल वॉलंटियर्स की नियुक्ति करें और हर ज़िले में ऐसा होना चाहिए कि बोर्ड को सहयोग मिले
ऑब्जर्वेशन होम हर ज़िलों में 2024 तक हमें संकल्प लेना चाहिए और हमारी सरकारों को प्रत्येक भारत के ज़िलों में ऑब्जर्वेशन होम का निर्माण करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के लिए वो एक सुरक्षित जगह है जहाँ बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलता है, वो अपने ज़िले में होना चाहिए। और ये हमारे लिए दुर्भाग्य है कि इतने बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में आज भी 3-3, 4-4 ज़िलों का और बड़े ज़िलों का, बड़े जनसंख्या का 3-3, 4-4 ज़िलों का एक ऑब्जर्वेशन है। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के कई निर्देशों के बाद भी, कई चीज़ों के बाद भी अभी बच्चों से संबंधित कानून का ठीक से अनुपालन न हो पाना और बोर्ड के सदस्यों और प्रधान मजिस्ट्रेट्स के बीच में तालमेल न हो पाना, मुझे लगता है कि बाल अधिकार में ये बहुत बड़ी बात है। और इस बाधा को तभी दूर किया जा सकता है जब सभी स्टेक होल्डर्स और सभी लोग मिलकर कार्य करें। तो साथियों, मेरा ये बात कह के किसी को व्यक्तिगत आहत करने का या कोई व्यक्तिगत मेरी भावना नहीं है किसी को भी बात करने का या किसी को ठेस पहुंचाने का, लेकिन हम एक्चुअली कानून के लिए कार्य कर रहे हैं, हम जे एक्ट के लिए कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमें कानून का पालन करना चाहिए और बोर्ड की शक्तियाँ, बोर्ड के सदस्यों की शक्तियाँ, प्रधान मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ, इनको मिलजुल के और एक अच्छे तालमेल के साथ एक स्वस्थ वातावरण में काम करना चाहिए। और वो सारी जो प्रैक्टिसेस, जो गलत प्रैक्टिसेस हैं, चाहे वो 81-82 की हो, चाहे वो NBW की हो, चाहे वो बोर्ड के सदस्यों को रिमांड न करने देने की हो, बोर्ड के सदस्यों को न्यायिक कार्य करने से रोकने की हो, और मैं बार के लोगों से भी, और विशेष करके मैं बलिया का सदस्य रहा हूँ, तो मैं बलिया बार एसोसिएशन के माननीय अधिवक्ताओं से, विधि विद्वान अधिवक्ताओं से, उनके पदाधिकारियों से आग्रह करूँगा कि वो बलिया जे बोर्ड के कार्य में सहयोग करें और जे एक्ट के तहत जो भी शक्तियाँ बोर्ड को हैं उनका प्रयोग करने दें और बोर्ड के कार्य में सहयोग करें। और इस तरह के मामले जहां बच्चों के साथ, इवन आपको मैं बताऊं कि ऑब्जर्वेशन होम से बच्चों को जिला कारागार भेजना बोर्ड के आदेशों में, और बच्चों को रिमांड के लिए जिस प्रकार से भी लाया जाता है, जिस प्रकार पुलिस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, इनमें सुधार की बहुत सारी संभावनाएं हैं। और जिस प्रकार से जो प्रक्रिया जे एक्ट में दी हुई है उसका अनुपालन होना चाहिए। और मैं उम्मीद करूंगा कि बार के लोग मेरी इस बात को समझेंगे और अगर ये मैसेज मेरा जिलाधिकारी महोदय तक जाए या कहीं भी भारत के ज़िलों में, तो भारत के सभी ज़िलों के लोगों को, खास करके जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को, बोर्ड में बच्चे को बेल मिलता है, क्योंकि बेल एक राइट होता है ऐसे भी, और बच्चे के लिए तो एक स्पेशल बात। और कई बार ऐसा होता है कि छोटे अपराध में बच्चे लंबा समय ऑब्जर्वेशन होम में सिर्फ इसलिए गुजारते हैं कि उनके पास कोई अधिवक्ता नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देना चाहिए और न्याय सबके लिए हो, जो कि हमारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण का संकल्प है, एक्सेस टू जस्टिस फॉर ऑल, उसके तहत हमें न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए। और साथियों, इसी तरह बाल अधिकार चर्चा हम लोग करते रहेंगे। और मुझे लगता है कि चाहे वो पुलिस की भूमिका हो, जे बोर्ड की भूमिका हो, ऑब्जर्वेशन होम की बात हो, चाहे सेक्शन 15 की बात हो, मनोचिकित्सक की बात हो, ये सब कमियां धीरे धीरे दूर होंगी और हम लोग एक सशक्त भारत का निर्माण कर पाएंगे, स्वस्थ भारत का निर्माण करेंगे और बच्चों के लिए एक शानदार भविष्य का निर्माण करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी आज की बाल अधिकार चर्चा यहीं विराम देता हूँ। अगले सत्र में हम पुनः मिलेंगे। धन्यवाद।